राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकास। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय का एक स्वायत्त अथवा स्वतंत्र विषय के रूप में कैसे विकास हो। इंटरनेशनल रिलेशन डिसिप्लिन एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। तो आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपनी प्रारंभिक अवस्था से वर्तमान अवस्था तक किन चरणों से होकर के गुजरा, कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक उप विषय होते हुए आज एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र विषय के रूप में पूरी दुनिया में इसका अध्ययन अध्यापन किया जाता है। तो आइए हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास के विभिन्न चरणों पर डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक एवं विकासशील विषय है। इसका दायरा बहुत विस्तृत है और एक स्वतंत्र विषय के रूप में अनुशासित होने में काफ़ी उतार चढ़ाव है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र विषय के अध्ययन अध्यापन के रूप में निरंतर अग्रसर है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में यह विषय कूटनीतिक इतिहास के रूप में डिप्लोमेटिक हिस्ट्री। धीरे धीरे इस विषय में सामान्य धारणाओं और सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक विद्वान इस विषय की विषय वस्तु और विषय क्षेत्र को लेकर अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते रहे। 21वीं शताब्दी में बहुत से विद्वान मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वायत्त विषय है, इसकी विषय वस्तु स्पष्ट है और इसका विषय क्षेत्र भी निर्धारित है। वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विद्वान मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वायत्त विषय नहीं है, बल्कि यह निरंतर स्वायत्तता की ओर अग्रसर है, क्योंकि यह विषय इतिहास, राजनीति विज्ञान, कानून इत्यादि स्वतंत्र विषय से अलग पहचान बना रहे हैं। स्वायत्त विषय के रूप में अगर हम विकास देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक निरंतर स्वायत्तता की ओर अग्रसर है, स्वतंत्र विषय की ओर अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय का विकास जो है विभिन्न चरणों से होकर के गुजरा है। इसका प्रारंभिक चरण है कूटनीतिक इतिहास के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ डिप्लोमेटिक हिस्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय की विकास गाथा में पहला चरण कूटनीतिक इतिहास के रूप में इसका अध्ययन अध्यापन करना है। यह चरण 1900 से 1919 तक माना जाता है। इस काल में कूटनीतिक इतिहासकारों ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से केवल वर्णन किया है। इस अध्ययन में विश्लेषण एवं समीक्षात्मक अध्ययन का भाव था, यानी अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी घटनाएं हुई, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार हुआ, एक देश का दूसरे साथ के साथ संधि हुआ, समझौते हुए, युद्ध हुए, तनाव हुआ, टकराव हुआ, समझौते हुए, इन सब का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया। जैसे इतिहास में हम पढ़ते हैं कि ये घटना उस समय हुई और इस देश का इस देश के साथ युद्ध हुआ, या इस देश ने उस देश के ऊपर आक्रमण किया, इतने जन धन की हानि हुई। ये अध्ययन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, यानी एक प्रकार से वर्णनात्मक अध्ययन है। इसका विश्लेषणात्मक और समीक्षात्मक अध्ययन नहीं किया गया कि एक देश ने दूसरे देश के साथ युद्ध क्यों किया, या एक देश दूसरे देश के साथ मधुर संबंध क्यों है, या तनावपूर्ण संबंध क्यों है, या दो देशों के बीच जो रिलेशन के पीछे कौन से कारण है। समीक्षा नहीं की गई, विश्लेषण नहीं किया गया। और 1919 तक यह विषय इतिहास विषय के रूप में माना जाता था, यानी हिस्ट्री के एक पेपर के रूप में इस विषय को पढ़ाया जाता था। एक प्रकार से इसे इतिहास का एक पार्ट माना जाता था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास का पहला चरण है, प्रारंभिक चरण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण चरण अंतःनुशासन के रूप में, यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है कि एक साथ
एक विषय पर कई अन्य विषयों का प्रभाव होता है, उसको हम अंतः अनुशासन कहते हैं। कि कई डिसिप्लिन, कई अनुशासन, कई विषय आपस में जुड़े हुए हैं, कोरिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। यह दूसरा काल है। इस काल का समय 1919 से 1929 माना गया है, एक लगभग समय माना गया है, इसका फिक्स नहीं है। इस विषय की पहचान जो है अंतः अनुशासन के रूप में हुई। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास चरण में पांचवा महत्वपूर्ण चरण है व्यवहारवादी दृष्टिकोण के रूप में बिहेवियरल स्टडी। विकास का पांचवा चरण 1960 से 1969 के बीच में रहा। इसको व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। इस काल में अनेक राजनीतिक विद्वानों ने नए ढंग से इस विषय पर चिंतन करना आरंभ कर दिया। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं एवं बहुराष्ट्रीय निगमों ने इस विषय की अध्ययन सामग्री एवं विषय क्षेत्र को विस्तृत कर दिया। इस काल में शीत युद्ध के बावजूद अमेरिका, रूस विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण को लेकर एकमत हुए। इस काल में अमेरिका द्वारा START 1, START 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। इस काल में डेविड स्टर्न ने राजनीति विज्ञान में बिहेवियरलिज्म की थ्योरी पेश की, व्यवहारवाद की, और आर्मंड व पावर ने स्ट्रक्चरल फंक्शन, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण विकसित किया। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय को एक नई दिशा की ओर प्रवृत्त किया गया। यानी ये जो पांचवा चरण है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास का, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवहारवादी अध्ययन पर बल दिया गया। विशेष करके डेविड स्टर्न जैसे विद्वान ने व्यवहारवाद की थ्योरी पेश की कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के व्यवहार का अध्ययन किया जाए, और इसके साथ साथ आर्मंड और पावल का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण भी इसी काल में विकसित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास के छठे चरण में भय एवं आतंक की राजनीति के रूप में अध्ययन किया जाता है। ये चरण 1979 से 1985 के बीच रहा। भय एवं आतंक की राजनीति के रूप में इस काल को देखा गया। इस काल में शीत युद्ध अपने चरम पर था, जो 1945 से शुरू हुआ था USA और USSR के बीच में। 1979 में सोवियत रूस ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव जमाने के लिए अफगानिस्तान में सेनाओं को तैनात कर दिया। 1980 में अमेरिकन राष्ट्रपति ने सोवियत रूस की आक्रामकता का जवाब देने के लिए स्टार वार की घोषणा की और अंतरिक्ष में अस्त्र शस्त्रों का भंडारण करके साम्यवादी गुट को चुनौती पेश की। इस काल में पूरा विश्व अमेरिका और सोवियत रूस की शक्ति राजनीति के कारण भयभीत एवं तनावग्रस्त हुआ। यानी दो बड़े राष्ट्र समूहों के बीच जिस तरह का तनाव टकराव था, वो लगातार 1945 के बाद से अगर अब देखा जाए तो 1985 के आसपास बिल्कुल लगभग अपने पीक पर था। निर्गुट राष्ट्रों के आंदोलन ने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विकसित करने के लिए तत्कालीन ज्वलंत मुद्दों जैसे पर्यावरण प्रदूषण, उपनिवेशवाद, विश्व शांति, सुरक्षा एवं सहयोग पर चिंतन मनन किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास के सातवें चरण में जो महत्वपूर्ण चरण उभर करके सामने आया, ये सामूहिक सुरक्षा और उदारवाद के रूप में रहा। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से अध्ययन किया जाने लगा। उदारवादी दृष्टिकोण के रूप में इसका अध्ययन किया जाने लगा, और ये सातवां चरण कहलाया। इसका टाइम पीरियड लगभग 1985 से 2000 के बीच में बना है। इस काल में सोवियत रूस द्वारा 1985 में गलासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका को लागू किया। रशिया की नीति थी गलासनोस्त, रशियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खुलापन, पेरेस्ट्रोइका जिसका अर्थ है समायोजन। सोवियत रूस ने विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ SALT 1, SALT 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए। पूर्वी यूरोप के भी बहुत से देशों ने साम्यवादी विचारधारा को त्याग कर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया।
1990 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा करने के कारण कुवैत ने संयुक्त राष्ट्र संघ से सामूहिक सुरक्षा की मांग की। अमेरिका के नेतृत्व में 25 राष्ट्रों की सेनाओं ने विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त करवाया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और 15 देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 15 जो अक्षेत्र थे सोवियत रूस के, वो अलग हो गए। उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और इस तरह के जो देश थे वो इससे अलग हो गए। और इससे क्या हुआ कि साम्यवादी विचारधारा का पतन हो गया और पूंजीवादी व्यवस्था का प्रभुत्व लगातार बढ़ने लगा। इसी काल में नेल्सन मंडेला के अथक प्रयासों से 1992 में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने रंग भेद की नीति को समाप्त करके उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट किए और दक्षिण एशिया की राजनीति को गरमा दिया और दोनों देशों पर विकसित राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रभावित करने के कारण अनेक तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय सामूहिक सुरक्षा, शक्ति संतुलन, उदारवाद, लोकतंत्र, विउपनिवेशवाद और परमाणु निशस्त्रीकरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में 8वां महत्वपूर्ण चरण है जिसे ज्वलंत समस्याओं के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन जो है ज्वलंत समस्याओं के रूप में किया जाने लगा और ये कार्यकाल जो है 2000 से 2023 के रूप में जाना जाता है। ज्वलंत अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं कौन सी थी? ज्वलंत अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं थी जिसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं परमाणु निशस्त्रीकरण की है, शस्त्र नियंत्रण की है, शरणार्थी समस्या है, गृह युद्ध है, धार्मिक व जातीय विद्रोह है, सांप्रदायिकता की राजनीति है, भय एवं आतंक की राजनीति है, आर्थिक साम्राज्यवाद, नस्लीय हमले, ग्लोबल वार्मिंग, नारीवाद, कार्बन उत्सर्जन, इस तरह की बहुत सारी जो है बर्निंग इशूज थे। और ये ज्वलंत समस्याएं इसलिए भी ज़्यादा ग्लोबल हो गई क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो वैश्विक गांव के रूप में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही थी। 2000 के बाद से लगातार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा विकास किया और इसी से जो है दुनिया की जो भौगोलिक दूरी, जो कम्युनिकेशन की दूरी है वो बहुत ही सीमित दिखाई देने लगी। विभिन्न देशों के लोग आपस में अपने आप को बहुत नज़दीक समझने लगे। इन 2 दशकों में पूरी दुनिया के लोग आतंकवाद की समस्याओं से भी जूझते रहे। 11 सितंबर 2001 में अमेरिकन विश्व व्यापार केंद्र पर ओसामा बिन लादेन ने हमला किया। 26 नवंबर 2008 को दिल्ली में भारतीय संसद पर हमला हुआ। 2017 में जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना पर हमला हुआ। 2022 में विश्व के अन्य देशों पर आतंकवादी हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक नया दृष्टिकोण विकसित करने पर बल दिया। अमेरिका में श्वेत अश्वेत संघर्ष की घटना हुई। म्यांमार में बौद्ध और मुस्लिमों के बीच संघर्ष हुआ और रोहिंग्या मुस्लिम जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रहने लगे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार बढ़े। कनाडा में भी नस्लीय हमले हुए। इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष हुआ। वर्ल्ड डिप्लोमेसी और ज़्यादा सक्रिय हुई। अफ्रीकन राज्यों में खाद्यान्न का संकट बढ़ा। निम्न जीवन स्तर का एशियन राज्यों में बाल मजदूरी जो है वो लगातार बढ़ती रही। प्लास्टिक के प्रयोग पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की गई। विकसित राष्ट्रों की साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी अध्ययन में शामिल किया। इसी काल में अगर 2019 में देखें तो कोविड-19 जैसी महामारी आई। कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। ये किसी एक देश की समस्या नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया की समस्या थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने समय समय पर इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी किए। WHO निरंतर जो है कोरोना के
लक्षण, कोरोना की सावधानियाँ, कोरोना से बचाव के लिए ट्रीटमेंट या दूसरी जितने भी प्रिकॉशन सी सावधानियाँ थी, WHO ने इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह के प्रयास सारे साझा किए। पर्यावरण सुधार और स्वास्थ्य जानकारी के आदान प्रदान को WHO द्वारा रेखांकित किया गया। 2020 में भारत व चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसक संघर्ष हुआ। दोनों देशों के बीच काफ़ी टकराव हुआ एक लंबे समय के बाद। 2021 में इजराइल व फिलिस्तीन के बीच 11 दिन तक युद्ध चला और अमेरिका और दूसरे विकसित राष्ट्रों को ऐसा लगा कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो लगभग शुरू होने वाला है। फिर मार्च 2022 में रूस ने यूक्रेन पर लंबे समय तक आक्रमण जारी रखा, जो आज की डेट में भी जारी है। इस तरह के संघर्ष जो है कहीं न कहीं तीसरे विश्व युद्ध की संभावना की ओर संकेत कर रहे हैं। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धों का जो स्वरूप है उसमें काफ़ी परिवर्तन आए। थल सेना के बजाय वायुसेना के द्वारा जो है युद्ध करना, वायुसेना के द्वारा इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करना, ये इस काल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं रही। और वर्तमान समय में देखें तो ये विषय जो है एक स्वायत्त विषय के रूप में स्थापित हुआ है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय स्नातक परास्नातक स्तर पर इसका एक स्वायत्त विषय के तौर पर अध्ययन किया जाता है। भारत में भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर स्नातक और परास्नातक स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वतंत्र विषय के रूप में धीरे धीरे विकसित हो रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास चरण की गाथा थी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है किन किन चरणों से होकर के गुजरा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से थे, तो इसमें ये जो चरण थे कूटनीतिक इतिहास के रूप में या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में या विचारधाराओं के संघर्ष के रूप में या यथार्थवाद के रूप में, शक्ति संघर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ग्लोबलाइजेशन के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय आज के समय में एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र विषय की ओर लगातार अग्रसर है और ये जो विषय है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि रिसर्च के लेवल पर भी एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र विषय के रूप में धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन अध्यापन के रूप में किस तरह से आगे बढ़ा, इससे संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।